नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी की हमारी इस खास पेशकश यानी कि आईडीए इंडियन डिफेंस एनालिसिस में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। करीब एक महीने से सिक्किम के करीब भारत, चीन और भूटान सीमा का जो ट्राई जंक्शन इलाका है, वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन इसे दो अन्य सार्वभौम राष्ट्रों के बीच भारत की दखलंदाजी बता रहा है, यानी कि चीन और भूटान के बीच का मसला जिसमें कि भारत दखलंदाजी कर रहा है, ये चीन का कहना है। जबकि भारतीय पक्ष इसे अपने सामरिक हितों की रक्षा बता रहा है। आए दिन चीन के अधिकारी भारत को 1962 के युद्ध की याद दिला रहे हैं। खासकर वहां का मीडिया जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो काबिल गौर है। मीडिया और वहां के विशेषज्ञ भारत को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। बताया जाता है कि बॉर्डर पर मौजूदा स्थिति 1962 के बाद दोनों मुल्कों के बीच में एक सबसे लंबा स्टैंड ऑफ या तनाव कहा जा सकता है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? डोकलाम प्लेटू यानी कि उस क्षेत्र में भारत के क्या सामरिक हित हैं और ये स्थिति कब तक कायम रह सकती है? क्या वाकई युद्ध होने की स्थिति बन सकती है और आगे का रास्ता क्या कुछ है? भारत सरकार ने जिस तरह से भी अपना रुख दिखाया है, इन सभी विषयों पर आज करेंगे हम आईडीए में चर्चा। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ भारतीय सेना की डीजीएम में रह चुके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। विनोद भाटिया साहब 33 कोर के कमांडर के तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिसके करीब ये सारा का सारा विवाद चल रहा है। जो कॉरिडोर है वो खासकर इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट माना जाता है भारत के लिए। और फिलहाल आप सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके चक्रवर्ती हैं। आपने भी सेना में रहते हुए उस इलाके में अपनी सेवाएं दी हैं जहां पर ये गतिरोध बना हुआ है। बहुत स्वागत सर आपका भी। और वियतनाम में भारत के डिफेंस अटैची भी रह चुके हैं। भारत चीन सैन्य मामलों पर लगातार उनकी पकड़ भी रही है। और हमारे साथ डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट और असिस्टेंट एडिटर मेल टुडे के अजीत दुबे भी मौजूद हैं। अजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एयरपोर्ट की क्या कुछ मसला है और क्या कुछ दोनों तरफ से अभी तक कहा गया है। हाथापाई करते भारतीय और चीनी सैनिकों की ये तस्वीरें भारत चीन भूटान सीमा के करीब की हैं। यूं तो ऐसी तस्वीरें पहले भी आई हैं। सीमा पर दोनों मुल्कों के बीच नोक-झोंक होती रही है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा संजीदा है। दरअसल भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के करीब डोकाला पठार में भूटान की जमीन हथिया कर चीन भारत को उस इलाके में घेरने की कोशिश में है, जो सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत अहम है। पश्चिम बंगाल की वो पट्टी जिसे चिकन्स नेक कहते हैं, वो मौजूदा विवाद की जमीन के बेहद करीब है। ये वो इलाका है जो पूरे देश को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। डोकाला में चीन की सड़क बनी तो पूरा इलाका चीनी सेना से खतरे में आ सकता है। इसी कारण भारतीय सेना इलाके में भूटान की मदद कर रही है और ये बात चीन को रास नहीं आ रही। चीन इस बात पर आमादा है कि डोकलाम पठार उसका इलाका है, जबकि इस इलाके को लेकर चीन और भूटान में लंबा विवाद है। चीन किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। युद्ध की धमकियों के बीच चीन भारतीय सेना के इलाके से हटने तक किसी तरह की कोई बातचीत से इनकार कर रहा है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल पर चीन के अड़ियल रवैये से हम पहले से ही वाकिफ हैं। ऐसे में चुंबी घाटी क्षेत्र के डोकाला तक सड़क बनाकर चीन कैसे भारत को घेरने की कोशिश में है और ताजा मामले का हल क्या है, इस पर आईडीए में आज हम चर्चा करेंगे। विनोद भाटिया सर, आपसे शुरुआत करूंगा। कैसे देखेंगे इसको और इसके पीछे मेन रीजन क्या है? चाइनीज का वो दो बंकर्स को हटवाना और कहना कि हम रोड बनाएंगे, मेन मोटिव आप क्या देखते हैं? देखिए, चाइनीज जो है वहाँ पर आए हैं, ये डोकलाम प्लेटो है और इसके जो वेस्ट में इंडियन पोजीशंस हैं, हमारी इंडियन टेरिटरी है। और डोकलाम प्लेटो जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भूटान और चाइना के बीच में। और ट्राई जंक्शन जो भूटान और चाइना और इंडिया का है, वहाँ पर एक पॉइंट है बातंगला, जो वो है बातंगला। तो वो इंडिया और भूटान का मानना है कि वो ट्राई जंक्शन है। चाइना नहीं मानता, चाइना उसको नहीं मानता। चाइना का मानना है कि वहाँ से 7 किलोमीटर साउथ को गैमोचिन है, बहुत ऊंचा पॉइंट है वो, क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं गैमोचिन को। तो वो ट्राई जंक्शन है भूटान। तो ये जो 89 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, ये जो है ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन भूटान एंड चाइना। ओके, ठीक है। तो अभी जो क्या हुआ है वहाँ पर, ये चाइनीज आके रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो डोकाला के नीचे से होके जो एक परपेंडिकुलर रिज है, जामफरी रिज है, तो वहाँ तक ये जाने की सोच रहे हैं। और जामफरी रिज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए भूटान टेरिटरी है वो भी। वो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, जामफरी रिज में कोई डिस्प्यूट नहीं है। इनकी जामफरी रिज तक क्लेम लाइन है। और वहाँ से नीचे जब जाते हैं तो
वो कनेक्ट करते हैं, जो हमारी रोड है वहाँ पर, बिंदु बराज है वहाँ पर भूटान बॉर्डर पे, और वहाँ से रोड कनेक्ट करते हैं, वहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर आ जाता है। तो ये हमारे कंसर्न्स हैं। अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है 22 किलोमीटर कॉरिडोर है। नॉर्थ ईस्ट उसके आगे जो है हमारे 8.5 स्टेट है, 8.5 स्टेट्स, 5 करोड़ लोग हैं। और जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न मेन है, ये जो रोड बनेगी इससे हमको जो है सिक्योरिटी की हमारी कंसर्न्स रहती हैं। तो जो लेकिन जो बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से है वो ये है कि जो चाइना है वो उसके बीच में, हमारे बीच में जो बॉर्डर की डिस्प्यूट है वो है, हमारे क्लेम एरियाज हैं, चाइना उसको नहीं मानता है और चाइना के क्लेम्स एरिया हैं। अभी बॉर्डर को देखिए आप, 3488 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? वो परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में। परसेप्शन है, मेरी परसेप्शन है कि यहाँ तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। मेरी परसेप्शन ये कि चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर है, कि हमने इतने सालों से उसको प्लॉट कर रखा है कि कहाँ तक आता है। वैसे चाइना की परसेप्शन है कि उसकी कंट्रोल कहाँ पर है और उसकी परसेप्शन, हमारी परसेप्शन क्या है। तो ये 4 बड़े कंफ्यूजिंग से कॉन्ट्राडिक्टरी इशू हैं। लेकिन अब ये देखिए कि इतने सालों तक जो लास्ट जो कहते हैं शॉट इन एंगर जो फायर हुई थी वो अक्टूबर 1975 में हुई थी। उसके बाद ये सबसे पीसफुल बॉर्डर है दुनिया का और सबसे डिस्प्यूटेड बॉर्डर, लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है दुनिया। डिस्प्यूटेड येट पीसफुल, डिस्प्यूटेड एंड मोस्ट पीसफुल। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जो चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, लेकिन हमारी म्यूचुअल कंसर्न्स भी हैं और शेयर्ड इंटरेस्ट भी हैं दोनों देशों के। इसलिए हमने बड़े उसमें अगर आप देखें शुरू से तो 5 प्रिंसिपल्स हैं पंचशील के, साथ में 5 एग्रीमेंट्स हैं हमारी, 93, 96, 2002, 2005 और 2013 एग्रीमेंट है जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। उसके मुताबिक हमारे पास सिस्टम्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, CBMs हैं, जिससे हमने हमेशा जितने भी डिस्प्यूट्स हैं बड़ी अच्छे तरह से पीसफुली बैठ कर रिजॉल्व किया है। ये पहली बारी तो नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुए हैं। अभी हाल ही में चुमरे में हुआ था, उससे पहले दीपसंग में हुआ था, उससे पहले ये होते रहे हैं और लेकिन हमने हमेशा रिजॉल्व किया है। इस बारी जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल ब्रिंकमैनशिप हो रही है चाइना की तरफ से भी। एक इंप्रेशन हो रहा है, मैं एक जवाब और चाहूँगा आपसे। एक जो भारतीयों के मन में एक आम भारतीय सोचता है, जो मीडिया के जरिए खबर भी आती है कि चाइनीज़ थोड़ा एग्रेशन करते हैं। मतलब वो आते हैं कुछ एरियाज़ में अपने हर्ड्स को, अपने जो उनके जो अपने चरवाहे टाइप के लोग हैं, मान लीजिए उनको भेजा और फिर उन्होंने कुछ जाकर वहाँ मार्किंग शुरू करी। तो ये जो एग्रेशन कह लीजिए, उनका आना कह लीजिए, ये चाइनीज सेट से ज़्यादा है। क्या ये चाइना का भी क्लेम है कि इंडियन आर्मी भी ऐसा कुछ करती है? और जो अनमार्क्ड एरिया है, चाइनीज आते हैं जहाँ पर क्लेम्ड एरिया है, टोटल क्लेम एरिया लगभग 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो चाइना हमारा क्लेम करती है ऑल ओवर। अच्छा, ठीक है। काफ़ी इलाका हमारे कंट्रोल में है और उसमें एग्रीमेंट्स में बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे स्टेटस को। तो हमें जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए, वहाँ पर इक्विलिब्रियम चाहिए और स्टेटस को चाहिए। ये हमारा मुद्दा है और ये चाइनीज़ का मुद्दा अभी तक रहा है लगभग। अच्छा। उसमें क्या होता है, वो आके क्लेम एरिया में अपने क्लेम करते हैं, हम अपने एरिया में अपना क्लेम करते हैं। तो ये सोच विचार की बात है इसमें। चाइना जरूर आते हैं हमारे एरिया में, अपना पेंट कर देते हैं, कुछ छोड़ के जाएंगे। तो ये हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन पे क्लेम्स होते हैं ये। ओके। तो जो हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन खासतौर से अगर डोकलम में भी आए हम, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पे लिवरेजेस डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ गेम ज़्यादा बड़ी है, टैक्टिकल लेवल की गेम नहीं है ये। देखिए, अगर आप देखिए, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, रीजन कंट्री है, हमारे इकोनॉमिक टाइज चाइना के साथ है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा। लेकिन हमने क्या किया है अभी कुछ ही हाल में, जो चाइना को अच्छा नहीं लगा हमारा इंटरेस्ट है वो, दलाई लामा, हिज हाइनेस दलाई लामा तवांग गए, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव की कॉन्फ्रेंस हमारे अकेले देश ने अटेंड नहीं करी। देखिए, सबने हमारी दाद दी है इस बात की। हमने नहीं अटेंड नहीं करी। तो मेरे ख्याल से वहाँ से थोड़े से उनको ये अच्छा नहीं लगा, प्रेशर्स आ रहे हैं वहाँ से। तो ये टैक्टिकल लेवल पे दिखाते हैं और जब भी मीटिंग्स वगैरह होने लगती हैं, एस्टैब्लिश पैटर्न है, आप देखेंगे फेस ऑफ होगा, स्टैंड ऑफ होगा। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब से दलाई लामा गए हैं तवांग, तब से ज़्यादा शुरू हुआ है। इसमें मैं आपसे वर्जन लूँगा, लेकिन आप कैसे देखेंगे इसको? देखिए, साहब ने बड़ा क्लियरली जो है सिचुएशन ऑन ग्राउंड बिल्कुल बता दिया बॉर्डर के बारे में। और ये बिल्कुल सही है कि ये कोई मतलब दोनों साइड के परसेप्शंस अलग है। हमारे साइड के परसेप्शंस, हम लोग बोलते रहते कि ये है हमारा बॉर्डर,
उनका जो है अभी तक वो क्लियरली कभी नहीं बोलते कि ये परसेप्शन है, हमें सोचना पड़ता है जैसे साहब ने बोला है। और खास करके ये ट्राई जंक्शन इलाका, इधर भी ट्राई जंक्शन है, धोला में भी ट्राई जंक्शन है। देयर आर टोटली 6 एरियाज इन इंडिया जहाँ पे ये है। और ये जो है साहब ने बोला है इट इज बेसिकली अ परसेप्शन इशू। एंड द सेकंड इशू जो साहब ने क्लियरली ब्रिंग आउट किया है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इस बार इतना ज्यादा क्यों, इस बार इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, ये हमने सोचना है। इस बार इसलिए इतना हो रहा है, सबसे पहले एक तो भारत भी जो है इस मोदी सरकार के नीचे चीन के बरखिलाफ कुछ चीजें करने लगा है। एक है अरुणाचल, उन्होंने जिसको बोला है कि ये सदर्न तिब्बत है और ये इलाका हमारा है। इसमें हमने दलाई लामा को भेजा है, इसमें हम कई लोग को भेज रहे हैं जो कि उनको पसंद नहीं है। नेक्स्ट चीज हमने क्या किया है, हमने ये भी किया है कि हमने ओबोर जो है कॉन्फ्रेंस उनका हुआ था, हमने उसे अटेंड नहीं किया। हम अच्छा तीसरा चीज, हम एससीओ जब ज्वाइन किया तब से ये शुरू हुआ है आस्ताना में, जब मोदी साहब जून 8 को बोल रहे ये शुरू होता है। जब भी हमारे ये 2 लीडर्स मीट करते हैं तो ये शुरू होता है, तब ये शुरू हुआ है। फिर ट्रंप के साथ भी हमने अभी जो है एशिया पैसिफिक का एग्रीमेंट किया है, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ सीज चल रहा है इसके बारे में। नेक्स्ट इशू, ये इलाका इज नॉर्मली सिक्किम इलाका में चाइना 67 में ज़रूर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें जनरल सागत सिंह साहब ने उनको इतना अच्छी तरीके से समझाया कि वो बोला कि एयरफोर्स इस्तेमाल करेंगे, चीन बोला, और हम उसे रोका है। पर सिक्किम इलाके में जनरली जो है देयर हैज़ बीन लिटिल पीस, बट इस बार भूटान के साथ चाइना ने कुछ ऑफर्स बनाए थे। चाइना बोला ये जो डोकलाम इलाका है ये हमको दे दो, आप ये नॉर्दर्न इलाका, एक स्वैपिंग का जो है एग्रीमेंट। सो नाउ वो देखना चाहते हैं शायद कि ये भूटान इलाके में क्या इंडिया इसका जो है उसके सामने उसका मुकाबला करेगा या नहीं। द नेक्स्ट इशू विच वी मस्ट अंडरस्टैंड इज चाइना जो है वो एक अभी ट्रंप के इलाके में ये देख रहा है कि एशिया में उसका कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। और वो देख रहा है कि शायद कि वो इस इलाके का एक हेजिमन है। 2-3 चीज़ें उसने किया है अभी कुछ दिनों में। एक तो NSG कॉन्फ्रेंस अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था, उसमें उसने बोल दिया है सीधा कि भारत और पाकिस्तान को दोनों हम करेंगे, या तो पूरा रूल का हम ये क्राइटेरिया करेंगे। नेक्स्ट अभी हांगकांग का 20 साल का सेलिब्रेशन चल रहा है। जब ये सेलिब्रेशन चला हुआ है, शी जिनपिंग जाके उनको कोई मतलब कंग्रेचुलेशन या कुछ नहीं दिए, बोला अगर आप सिक्योरिटी को नहीं मानोगे तो हम आपके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो तो वही कहते हैं डोंट बी इमोशनल, डोंट बी दिस थिंग। सो देयर इज वन पार्ट। थर्ड इशू व्हिच इज कमिंग इन इज दैट द चाइनीज मीडिया, चाइनीज जनरल्स हमको जब मिलते थे बोलते थे आपका मीडिया कंट्रोल में नहीं है, और दुबे साहब विल गिव मच मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। बट चाइनीज मीडिया को आई थिंक इस टाइम उकसाया जा रहा है, खास करके ग्लोबल टाइम्स को, कि वो जो है बोले, कल जो है उन्होंने ये भी मैसेज मिला कि सिक्किम शुड बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। जैसे साहब ने बोला इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वी शुड नॉट नाउ स्टार्ट ऑफ वो जियोपॉलिटिकल में और समझूंगा आपसे। अजीत, मेरा आपसे सवाल ये है कि वहाँ का मीडिया का जो रिस्पॉन्स है वो आप कैसे देखते हैं? दूसरा, क्या इस बार इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट ने जो पोजीशन अपनी दिखाई है वो थोड़ा अलग हटके है, पिछले 5-10 साल या कुछ उस सालों से अलग आप देखते हैं क्या? देखिए, जो वहाँ का मीडिया है उसको वहाँ के सरकार के ही वो अंग हैं। उनकी जो नौकरी है वो कम्युनिस्ट पार्टी की नौकरी है, वो भारत के मीडिया की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे एज ए मीडिया पर्सन मैं जो चाहता हूँ मैं वो लिखता हूँ, मुझे सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। लेकिन चीन का जो भी मीडिया है, वो ये चाहे ग्लोबल टाइम्स हो, चाहे PLA डेली हो, वो सब सरकार के अंग हैं। तो वो जो भी बोल रहे हैं वो ये दिखाता है वो सरकार की भाषा है। वहाँ के थिंक टैंक जो हैं वहाँ वो बिना सरकार की मंजूरी के नहीं कर सकते। वो जो भी बोलते हैं वो उनको उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है, उनसे मंजूरी मिलने के बाद ही वो लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो उनकी जहाँ तक बात को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो एक अलग है, लेकिन
नहीं, वो पर उसमें एक अपनी level of- सरकार की भाषा ही बोल रहे हैं। पर लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा दिखता है कि 62 की याद दिला देंगे, आज भी भारत को ये ना समझे और भारत को सबक सिखाया जाना चाहिए, ये जो इस तरह के जुमले टाइप के होते हैं ना, वो बड़ा उन्हें इस तरह के जुमले वो इसलिए शायद इस्तेमाल कर रहे हो कि वो भारत के, उन्हें लगता होगा कि जिस तरह की भारत की मीडिया इस्तेमाल उनको करती है। उनके लिए भाषा इस्तेमाल करती है, उस तरह की वो करना चाहते होंगे। लेकिन जहां तक, जैसा आपने पूछा अनुराग कि कैसा अंतर देखते हैं हाँ, ये जो तो इंडियन गवर्नमेंट का, तो मुझे जहाँ तक याद है 2009 में शायद तब जनरल भाटिया उस टाइम, सर को याद होगा कि 2009-10 में पहली बार शुरू हुआ था भारतीय मीडिया में कवरेज होना चीन की घुसपैठ का। जब चीनी हेलीकॉप्टर भारत में आए, उन्होंने कई जगह पत्थरों को रंग कर गए चीनी रंग में, अपना सामान छोड़ कर गए, दो तीन बार हेलीकॉप्टर्स ने एयर स्पेस वायलेशन किया। तो अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत बड़ा अंतर है। सरकार के स्टैंड में भी मैं देखता हूं कि बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अभी भारतीय समाज में भी, जैसे भारत में काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है कि इस स्टैंड ऑफ के बारे में, और मैं कई जगह देख रहा हूँ लोगों में क्लैरिटी भी नहीं है। लोगों को लग रहा है कि ये सिक्किम में हो रहा है, भारत की ज़मीन पे हो रहा है। भारत की ज़मीन पे हो रहा है। हाँ। आज तक जो हम लोग, क्योंकि हम लोग भारतीय मीडिया में इसी चीज़ के आदी थे कि चीन ने घुसपैठ कर दी, हाँ, बिल्कुल, चीन ने घुसपैठ कर दी, हम अपने एरिया में उनको रोक के बैठे हैं। और मेरे ख्याल से भाटिया साहब भी एग्री करेंगे कि इससे भारतीय सेना पे बड़ा प्रेशर पड़ता था। जब मीडिया में चलता था कि भारत की चीनी सैनिक भारत में घुस आए और हम उनको कुछ नहीं कर पाए। ठीक बात है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि शायद पहली बार होगा जब हम अपने पड़ोसी की टेरिटरी में जाकर उनसे हम ना केवल टक्कर ले रहे हैं, हम जमीन पे डट कर बैठे हैं। और हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, चीन की तरफ से तो बहुत ज्यादा बयानबाजी हो रही है। उनके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, चाइनीज काउंसलर, और वो लोग कई तरह की बेजा बातें कर रहे हैं। उन्होंने मानसरोवर यात्रा नाथुला के रास्ते से रोक रखी है। शी जिनपिंग की मुलाकात नहीं हो रही है मोदी साहब से, मुलाकात नहीं हो रही है, और वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उनके ऑफिशियल्स। लेकिन हमारी तरफ से बहुत ही अच्छा और सधा हुआ रिस्पॉन्स रहा है। किसी ने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, चाहे वो सेना हो या चाहे वो या डिफेंस मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो या कोई हो, किसी ने गलत बयानबाजी नहीं की और बहुत ही सधा हुआ रिस्पॉन्स है। ये आप भी मानेंगे कि इस बार थोड़ा इंडियन आर्मी का जिस तेजी के साथ इंडियन आर्मी चीफ वहाँ पर गए, उनकी तरफ से बयान कुछ नहीं आया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा रीइंफोर्समेंट है। सरकार की तरफ से जो रिस्पॉन्स है ये कैसा रहा? दूसरा ये कि जो चाइना का क्लेम है कि इंडिया चूंकि भूटान के मामले में दखल दे रहा है, ये तो हमारा बायलैटरल मामला है, इंडिया कहाँ से आता है इस बारे में? देखिए, इसमें पहली बात तो हमारा जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, हर लेवल पे अच्छा है, टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, बड़ा मेजर्ड कंसिडर्ड एनालिटिकल रिस्पॉन्स है। और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव है। जो बाकी ट्रांसग्रेशन होते हैं वो हमारी टेरिटरी में होते हैं, ये ट्रांसग्रेशन जो हमारी टेरिटरी पे नहीं है, ये सिक्किम में नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उधर नौकरी कर चुका हूँ। उधर जो ये हो रहा है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी भूटान और चाइना के बीच में है। ये भूटनी, एज पर हिस्ट्री कल्चर ट्रेडिशन, भूटनी टेरिटरी है ये। ठीक है। अभी हमारी और भूटान की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है 2007 की, पहले 1950 की थी, जो अब भूटान डेमोक्रेटाइज हो गया, डेमोक्रेसी आ गई, तो रिवाइज हो 2007 में। उसका आर्टिकल 2 है उस ट्रीटी का, बहुत क्लियर है, उसमें कोई शक नहीं है कि हम एक दूसरे को टेरिटरी को एक दूसरे के हार्मफुल के लिए नहीं यूज करने देंगे। ठीक है, हमारी ट्रीटीज उनके साथ है, एज पर दैट ट्रीटी हम उधर वहां पर पहुंचे हैं। तो लीगली जो है, जस्ट एंड जिसको कहते हैं, लीगल राइट्स हमारी है, उसमें हमने कोई गलत काम नहीं किया है। वी आर देयर टू इंश्योर कि हमारी फ्रेंडशिप जो है भूटान के साथ हमेशा कायम है। और भूटान ने भी देखिए डिमार्श भेजा उन्होंने, तो उनकी टेरिटरी है ये। और ये पूरे उसको मुद्दे को देखा जाए यहाँ पर, तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, पहले से चलता आया है। 2007 में भी इसी जगह पर पहले भी हुआ था, और हमने बड़ा फर्म सा स्टांस लिया था। और अभी जो है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है, और अच्छा स्टांस रखा है। वहाँ पर जो है ये नहीं है कि वहाँ ये जैसे वीडियो में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी जो ट्रीटीज़ हैं बड़ी क्लियर हैं, उसमें हर ट्रीटी बहुत क्लियर है, उस ट्रीटी के हिसाब से चलते हैं। वहाँ पर दोनों मिलकर बात करते हैं, इंटरेक्शन होता है, हमारी फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, नेक्स्ट स्टेज। उसके बाद हमारी एक WMCC है, इसको वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है, जिसमें हम इंडिया चाइना बात करते हैं। DGMO की हॉटलाइन आनी थी, अभी तक आई नहीं है, लेकिन एग्री टू है वो।
ठीक है। उसके बाद फिर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स होती हैं, जो NSA हैं हमारे, उनकी टॉक्स होती हैं। अभी आप देखिए 3 हमारे मिनिस्टर चाइना में थे लास्ट वीक, अभी NSA जा रहे हैं चाइना इस महीने का आखिर में। तो ये तो सब चल रहा है, लेकिन जो टैक्टिकल लेवल पे चल रहा है उसकी जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है वो अलग है, उसकी जियो पॉलिटिक्स अलग है, उसकी जियो स्ट्रेटेजी अलग है, उसकी जियो इकोनॉमिक्स अलग है अभी। तो हमें तीनों डोमेन में लेकिन देखना सर पड़ेगा। मुझे इसमें ये भी पूछना है कि ये अभी हाल फिलहाल के जो डेवलपमेंट्स हैं 1-2 साल के, या फिर मान लीजिए 2-3 महीने के, उसकी वजह से चाइना ने ये सब काम करने की सोची होगी, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना को पता है ये चिकन स्नैक है, इंडिया के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इस बार करना ये टाइमिंग, मतलब आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए ये टाइमिंग तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक्शन है टैक्टिकल लेवल पर, उसके इम्प्लीकेशन स्ट्रेटेजिक है, उसके सिग्नलिंग स्ट्रेटेजिक है, जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रेटेजिक है। अभी आप देखिए पहली बारी चाइनीज मीडिया ने कुछ बोला है, ये आप देखिए। लेकिन अगर उसको आप ठीक तरह एनालाइज करेंगे, मेरे ख्याल से चाइनीज मीडिया ने, हमारी मीडिया ने पहले बोला, फिर चाइनीज मीडिया ने बोला है। ये बताएंगे। तो अगर ये मैं ये भी सोचता हूँ कभी कभी कि उन्होंने मीडिया में बाद में लाए, हमारे बाद लाए मेरे ख्याल से। आई मे बी रॉन्ग, बट आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक। तो वो जो लाए हैं, जो बोल रहे हैं, लेकिन जो मीडिया की जो ब्रिंकमैनशिप है वो ठीक नहीं है, ना हमारे लिए ठीक है। हमारे लिए मतलब एनालिटिक होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्सिबल नेशन है, जाके बोलना कि ये है वो है नहीं। वो बड़े मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, और दोनों बड़े हमारे दोनों के कंसर्न्स एक हैं, डेवलपमेंट है, लार्ज पॉपुलेशंस हैं, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो सिग्नलिंग है वो जरूरी बात है कि BRI को देखिए, हम ऐसा नहीं हो नहीं सकते, हम BRI कैसा कि हमारी सॉवरेन टेरिटरी है J&K, पूरा J&K हमारी टेरिटरी है, पाकिस्तान और कश्मीर। तो उसमें और चीज़ें हैं, दलाई लामा हमारी टेरिटरी में जा रहा है, हमारी टेरिटरी में जा रहा है, हमारा वो हक है। ओके, तो वी आर राइट। एक चीज़ यही बात कि जो मैसेज है वो क्या आखिरकार किस तरह से भेजा जा रहा है। और बड़ी बात कि भारतीय सरकार की तरफ से भी कहा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर कुछ सुलझाने की कोशिशें जारी हैं, संभवतः बैकडोर चैनल से भी कुछ बातचीत हो रही होगी, लेकिन भारतीय सेना जिस तरह से डटी है या भारत सरकार ने जिस तरह के संकेत दिए हैं वो अपने आप में गौर करने वाले हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। तो एक महीने से सिक्किम के करीब यानी कि उस्ट्राई जंक्शन पर चल रही तनाव की स्थिति पर आज हमारा एक खास कार्यक्रम, जिसमें भारत और चीन की सेना एक तरह से आमने सामने है। चीन और भूटान के बीच के में भारत की दखलंदाजी बता रहा है, जबकि भारतीय पक्ष उसको अपने सामरिक हितों की रक्षा बता रहा है। और जिस हिसाब से चीन की तरफ से बयान आए, खासकर वहाँ की मीडिया की तरफ से, उसने माहौल में थोड़ा सा कहें कि गर्मी या फिर तड़का लगाया है। ये बात मैं जो ब्रेक में जाने से पहले कह रहा था, यहाँ पर स्थिति यह है कि चूंकि बड़ी पावर है और 1962 की यादें भी हैं, थोड़ा सा एक आदमी के मन में ये होता है कहीं ये स्टैंड ऑफ एस्केलेशन में न बदल जाए। उसकी स्थिति आप देखते हैं, और अगर ऐसी स्थिति आई तो फिर क्या? देखिए, मतलब जैसे हमारा डिस्कशन चला और साहब ने क्लियरली बताया है, हमारा रिस्पॉन्स बिल्कुल मेजर्ड रहा है, उनका भी रिस्पॉन्स मैं कहता हूँ बिल्कुल मेजर्ड रहा है। दोनों साइड ने एडिशनल फोर्सेस लाए हैं, दोनों साइड में स्टैंड ऑफ चल रहा है। ये लोग बोल रहे हैं जून का पहले हफ्ता में तकरीबन शुरू हो रहा है, तकरीबन 1 महीना हो गया ये चीज़ होते हुए। पर अगर आप देखिए कोई अभी तक कोई ऐसा चीज़ नहीं हुआ है जो कि मतलब दोनों साइड्स में दिखाया जा रहा है कि कंट्रोल नहीं है। एट द स्ट्रेटेजिक लेवल बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमने बात किया है कि डिफरेंस ऑफ परसेप्शंस, बट दोनों साइड्स के फोर्सेस में सबसे पहले कंट्रोल है। दोनों साइड्स के जो डिप्लोमेट्स है, भूटान ने एक डिमार्शे दिया है। डिमार्शे देना मतलब बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक ऑफिशियली तौर पर एक प्रोटेस्ट करना, ऑफिशियल तौर पे करेक्ट तरीके से एक प्रोटेस्ट करना। जहाँ पे इंडिया का ये चीज़ है, हमारे जो लीडर्स है कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जो कि मतलब इधर का या उधर का, बल्कि कोई पॉलिटिकल लीडर भी अभी तक, शायद अभी मैं देख रहा था राहुल गांधी ने कुछ बोला है, क्योंकि अभी जो ब्रिक्स का लिटिल समिट चल रहा था G20 के साथ, उसमें दोनों चाइनीज शी जिनपिंग और मोदी साहब ने दोनों कंट्री को प्रेज किया है कि वो लोग बहुत मैच्योर तरीके से अपना बिहेव कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये चीज़ है दोनों साइड समझ रहे हैं कि इसका एस्केलेशन ना हो। नेक्स्ट, एस्केलेशन दोनों साइड तब करेंगे जब कोई वजह हो।
दोनों रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, दोनों के बड़े स्टेक्स हैं। एस्केलेशन तब होता है जबकि कोई चीज़ का कोई ट्रिगर हो, कोई कारण हो। एस्केलेशन का कोई ट्रिगर इधर नहीं है। सभी अपना जो है परसेप्शन, ये परसेप्शन दोनों साइड का है, इसका ये चलता रहा है। आप अगर लेकिन सर एक खबर और भी आती है जिसका जिक्र आपने सुना होगा कि जब भी इंडियन साइड में कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ से आता है। जब ये भी खासकर इंडिया ने सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज की जो ओपनिंग करी थी भी, तब भी वहाँ से आया था कि नहीं आप देख लीजिए ये चाइना के लिए खतरा है स्ट्रेटेजिक। लद्दाख में कभी कोई डेवलपमेंट होता है तो भी खबरें होती हैं कि चाइना उसका प्रोटेस्ट करता है या उसको रुकवाने की बात है। अरुणाचल प्रदेश में भी अगर कभी कोई आर्मी के मूवमेंट की बात होती है, कोई भी जिसे कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई मूवमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, उधर से प्रोटेस्ट आता है। उनकी तरफ से रोड बनी हुई है, वो जो हम भी उसके बारे में बात करते हैं। उनका रेलवे लाइन अभी लाशा से शिगात से आया है, हमने इसके बारे में बात किया है कि हम उससे ज़्यादा फोर्सेस करा सकते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मपुत्र को जो है ग्रेट बेंड पे ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल करे। हम ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे 3 गॉर्जेस डैम से भी एक ज़्यादा प्रोजेक्ट बनेगा जिसमें 20,000 मेगावाट बिजली होगी। तो हम भी ये सब बोल रहे हैं। हम तिब्बत के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ नॉर्मल रिपोर्टिंग और इसमें आई थिंक बोथ साइड्स अगेन द रिपोर्टिंग इज वेरी मेजर्ड, नथिंग रॉन्ग। हम भी कोशिश ये कह रहे हैं कि रास्ते और बनने चाहिए। आफ्टर ऑल वी हैव टू अग्री द एरिया इज नॉट एन अग्रीड बॉर्डर। इट इज अ डिफरेंस इन परसेप्शन। आई थिंक आई विल जस्ट यूज जनरल भाटिया साहब ने बिल्कुल करेक्टली बोला है, दोनों का परसेप्शन अलग है। दोनों कोशिश कर रहे हैं इस परसेप्शन को मिलाने के लिए। यहाँ तक कि दोनों ने ये भी कहा था बिफोर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी, अ प्रपोजल वाज मेड, लेट अस स्वैप। हम अक्षय चिन्ह, ये प्रपोजल आया था कि हम अक्षय चिन्ह रख लेगा और बाकी आपको दे रहे। दैट प्रपोजल वाज नॉट एग्रीड particularly by India because it's very difficult even for the Indian government to agree on a proposal. So it's a measured thing, as Saab is saying. So for perceptions to meet on these issues, and as he is very correctly brought out, Batangla and Gamochan, these are the 2 areas to agree on this. Next, with regard to Bhutan, jahan tak hai, this is definitely an issue which, see, Bhutan ka koi embassy nahi hai with this thing, and it has brought out very clearly about the 2007 agreement, जिसमें हमने clearly जो article 2 clearly lay down करता है इंडिया का। शायद obviously China would like to test, वो टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट करते हैं कि are you really capable, और ये कैपेबिलिटी टेस्ट में आई मस्ट से वी आर पासिंग ऑल द कैपेबिलिटी टेस्ट। ये मेरा सवाल भी था कि उनका तो है कि इफ यू लेट द चाइनीज डू व्हाट दे आर डूइंग दे गेट मोर एम्बोल्डन्ड बाय इन डूइंग सो। सो मतलब उनका है कि थोड़ा टेस्ट कर लो, ये इंडियंस कुछ करते नहीं करते हैं। दे रिस्पेक्ट योर स्ट्रेंथ बट दैट स्ट्रेंथ मस्ट बी मेजर्ड स्ट्रेंथ। साहब ने जो बोला है, इट शुड नॉट बी कि दैट यू जस्ट गो इन ए गंग हो मेथड। इट हैज टू बी करेक्ट, इट हैज टू बी मेजर्ड, दे विल रिस्पेक्ट यू and they are respecting you. 1 महीना हो गया है, which is a long time. Why 1 महीना? You will find what is happening. People are stabilizing, they are digging down, they are stabilizing logistically. But Wangdong incident आप लीजिए, it started in October 1986, a Chinese intrusion, and it got resolved around May 1987. Okay. And very big deployments. और अगर अबोंगडोंग इंसिडेंट आप लीजिए, जनरल सुंदर जी डिप्लॉयड अ ब्रिगेड विद द हेल्प ऑफ द इंडियन एयरफोर्स in the Hatungla Ridge and all these areas. The deployments which took place, the Indian government got involved later when the Chinese pointed out. So Indian Army is taking, I think, very measured and very, I think, thanks to general people like General Bhatia who have been DGMO, I think they are taking, and even the Chief of Army Staff, वो गए वहाँ पे, he has done a very good job. He has made no statement, he has taken the correct action. And I think China is respecting you for all this. यही बात सवाल मेरा, क्या ये जो इंडियन आर्मी का और इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स की बात मैंने आपसे की, अभी खबर ये है कि वहाँ पर स्थिति भारतीय सेना लगभग पीछे नहीं हट रही है, लेकिन ये भी एक सवाल है कि जो भी पीछे हटेगा उसके लिए एक लॉस ऑफ फेस भी होगा, उसके लिए थोड़ा एम्बैरसमेंट भी होगा। वो ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं या क्या इसका एक सॉल्यूशन के तौर पर आपको क्या लगता है? देखिए, सॉल्यूशंस तो दोनों आर्मीज, दोनों गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसका ज़रूर जैसा आप पहले कह रहे थे कि युद्ध की स्थिति, तो मुझे भी नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति बनेगी, और सोल्यूशन भी ज़रूर दोनों आर्मीज की तरफ से और दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से ज़रूर आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता, जैसे जनरल साहब कह रहे थे आर्मी चीफ की इसकी, तो आप देखिए कि
जब आर्मी चीफ मतलब इस पूरी स्थिति की शायद उनकी दूरदर्शिता है, भारत सरकार की दूरदर्शिता है कि वो 1 जनवरी 2017 को सेनाध्यक्ष के तौर पे उन्होंने अपनी कमान संभाली और इस छोटे से कार्यकाल में 2 बार भूटान गए हैं। हाँ, 2 बार भूटान जा चुके हैं। तो और भूटान जिस तरह से हमारे साथ खड़ा है, ये इसी तरह की तैयारियों और इसी तरह के मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की वजह से ही हुआ है। उसमें तो पीएम भी गए हैं, पीएम ने भी काफी पहली ट्रिप भी उनकी वहीं थी। जो इस सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने पर जोर दिया और जिस तरह से उस पर काम किया है, उससे आप देख रहे हैं कि अभी जो जमीन पे भूटान मजबूती से हमारे साथ खड़ा है। काफी लोग गए, मतलब प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष, सुरक्षा एजेंसियों के दूसरे जो चीफ हैं, ये काफी लोग जाते रहे हैं और उन्होंने हमारा साथ दिया है। और मुझे पूरा इसमें यकीन है कि जल्द कोई ना कोई ये लोग रास्ता निकालेंगे। और एक खबर वहां से ये भी आ रही है और जिसमें चाइनीज की तरफ से इंप्रेशन है कि भारत और भूटान की जो रिलेशन में जो जिसे कह सकते हैं जो प्रगाढ़ता कह लीजिए या जो इंटीमेसी थी, वो शायद उतनी नहीं है। डिमार्शे भेज दिया उन्होंने, लेकिन वो संभवतः ये भी टेस्ट करना चाहते हैं कि इंडो भूटान रिलेशन कैसे रहते हैं, क्योंकि भूटान की तरफ से उतनी बातें नहीं कही जा रही जो कि अब इंडिया की तरफ से कही जा रही हैं। देखिए, जहाँ इंडिया भूटान के रिलेशनशिप बहुत मजबूत है और मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे पहली विजिट उनकी भूटान की थी, चीफ की भूटान की थी और उनकी भी आते रहते हैं। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में बहुत अच्छी है। आपको ये बताना, जो भूटान इकलौता ऐसा देश है जिसने दिसंबर 2003 में ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे भूटान की टेरिटरी में, साउथ भूटान में, उनको वहाँ से निकालने के उल्फा और जो एनडीएफबी के ग्रुप्स थे। तो हमारी जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रांग है और अच्छा काम करते हैं दोनों मिलके और उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कोई भी कि भूटान नहीं कर रहा। भूटान ने जितना करना उतना कर रहा है वो। ये भी देखिए ना, भूटान की स्थिति भी देखिए ना, तो एक बहुत बड़ा नेबर उनके नॉर्थ पे है, चाइना, ठीक है। उनके साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है अभी, कल्चरल रिलेशंस नहीं है, इकोनॉमिक टाइज नहीं है उनके। तो वो भी तो देखना पड़ेगा। हमें भूटान से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और हमारे पास अपने सिस्टम्स हैं, हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और हम उससे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक ग्राउंड की बात है, एस्केलेशन का सवाल है, जनरल साहब ने बताया, देखिए एस्केलेशन हम ऐसे एस्केलेशन क्यों बोले, पहली बार तो ये हुआ नहीं है, आखिरी बारी भी नहीं हुआ ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। आखिरी बारी भी नहीं हुआ ये जब तक आपका बाउंड्री क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होता है, बाउंड्री आपकी डिलिनेट डिमार्केट नहीं होती है, ये तो चलता रहेगा। देखिए, हमारे अपने क्लेम्स हैं, हमारे अपने परसेप्शंस हैं, उनके क्लेम्स हैं और ये चलता रहेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक हो गया अभी नहीं होगा, ये होता रहेगा और हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। एक क्या आपने ऐसा कुछ ट्रेंड देखा, या अगर आप देखें कि पिछले 10 सालों में चाइना थोड़ा ज़्यादा एजर्टिव या एग्रेसिव हुआ है अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर, वो चाहे इधर की बात हो, चाहे वो उधर ताइवान और साउथ चाइना सी की बात हो, वो OBR के प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से वो उसकी जैसे इकोनॉमिक माइट बढ़ी है, ताकत बढ़ी है, वो थोड़ा सा एजर्टिव ज़्यादा हो रहा है। ये आपने कुछ ऐसा परसेप्टिव चेंज देखा? 100%। देखिए, चाइना जो है इमर्जिंग पावर है, वो USA को चैलेंज कर रहा है वर्ल्ड पावर के लिए। और जब भी ये ट्रांजिशन वर्ल्ड पावर का हुआ है, पिछले 500 साल में 16 ट्रांजिशन हुए, उसमें जो 5 है पीसफुल हैं, 11 हैं जो वॉलंटियर हैं। तो अभी आप देखिए, चाइना जो है चैलेंज कर रहा है, चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिटरीली स्ट्रांग है। और सितंबर 2015 को उन्होंने परेड करी थी, 500 नए पीसेस दिखाए थे मिलिट्री हार्डवेयर के उन्होंने पहली बारी। पहले हमेशा डेंग ज़ियाओपिंग के टाइम पे वो कहते थे बाइड योर टाइम, हाइड योर स्ट्रेंथ्स। अभी बाइड योर टाइम नहीं है, अभी कहते हैं हम स्ट्रेंथ दिखाएंगे। जहाँ पर भी देखिए वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने PLA को पूरे रिफॉर्म करा है, रीऑर्गेनाइज करा है, जॉइंट कमांड बनाई है और जॉइंट कमांड बनाने के बाद जो पहली एक्सरसाइज हुई है वो तिब्बत में हुई है, सदर्न कमांड में जो इंडिया। तो उसमें हमें मतलब हर एक का अपना तरीका है, मतलब उनकी अपनी सिक्योरिटी है, हमारी अपनी सिक्योरिटी है, हमारी कोई कमज़ोरी नहीं। मैं आपको मतलब ये बताना चाहूँगा कि अपने आर्म्ड फोर्स में विश्वास रखिए, कोई कमज़ोरी नहीं है और हम स्ट्रांग हैं और मैच्योर भी हैं और वहाँ पर जो टैक्टिकल लेवल पे चल रहा है उसको चलने दीजिए। हमारे बहुत पेशेंस है, हमारे बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत धैर्य है हमारे पे, हम वहाँ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और पीछे हटने वाले तो नहीं हैं और ये रिजॉल्व होगा जैसे पहले होता रहा हमेशा, ये रिजॉल्व हो जाएगा। ओके,
ये आपकी समझ की रिजॉल्व होगा, और भारत ने पहली बार दिखाया है इस तरह का थोड़ा सा दम कह लीजिए या फिर कह लीजिए एक ऐसा चीज़ जो कि चाइना भी थोड़ा परेशान है। मैं चाइना की एग्रेशन की बात कर रहा था कि चाइना पिछले कुछ दिन से ज़्यादा असर्टिव है। साउथ चाइना सी की खबरें आती रहती हैं, कल भी खबर थी और 2 दिन पहले भी खबर कि उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर को शो किया है कि देखिए हमने बना लिया है। अभी वहाँ यूएस एक बॉम्बर वहाँ फ्लाई किया है। क्या वो एरिया एक ऐसा वल्नरेबल है कि फ्लैश पॉइंट हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ टेंशन काफ़ी बढ़ रही है? देखिए कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स हेनरी किसिंजर ने लिखा है, पीस तब हो सकता है या तो कोई हेजिमन हो या बैलेंस ऑफ पावर हो। ओके ना अभी अमेरिका जो है पहले एक समय था कुछ साल के लिए वो हेजिमन था। अभी अमेरिका का क्या रोल है एशिया में सभी बोलते हैं अनसर्टेन है। अमेरिका इज ऑलमोस्ट पुलिंग आउट फ्रॉम वी कैन नॉट से वेदर दे आर पुलिंग इन और पुलिंग आउट। अच्छा, Just I will just give you the tweets of a US citizen. His name is Donald Trump. अभी कुछ दिन पहले एक I will say वो प्रेसिडेंट के तरह से नहीं लिखा है, एक अमेरिकन सिटीजन उन्होंने ट्वीट किया है 48 आवर्स अगो कि जब नॉर्थ कोरिया ने ICBM लॉन्च किया, जो कि बोल रहे अलास्का तक, वो बोल रहे किम जोंग उन ये आदमी कैसा है, उसके पास और कोई काम नहीं है। और ये चीज़ कब तक जापान और जो है साउथ कोरिया इसको सहेगा? ओके और चाइना को भी इसको सॉल्व करना चाहिए। मतलब यूएस बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम जो कि नॉर्थ कोरिया आप बोल रहे हैं चाइना का पावर, लुक एट द ब्यूटी ऑफ पावर ऑफ अ पर्सन। जो आदमी पावरफुल होता है वो फ्रंट डेस्क पे नहीं आता है, वो पावर अगर साहब DGMO है, ही हैज डिविजन्स एंड डिव कमांडर्स एंड कोर कमांडर्स उनका प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सिमिलरली चाइना हैज पाकिस्तान, चाइना हैज नॉर्थ कोरिया। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हर समय वो थ्रेटन कर रहे हैं कि हम इस चाइनीज बैंक को ये करेंगे। फॉरगेट दिस एरिया। So now China is definitely, as Saab said, it is today becoming a very powerful nation. Okay. Now today India has challenged China. I will put there are two challenges. One is Dalai Lama. Definitely Tibet is a difficult area China के लिए. और दूसरा चैलेंज है वन बेल्ट वन रोड, जिसमें चाइना चाहता है कि उसका पूरा इन्वेस्टमेंट जाए बाकी देशों में, और सबने एक्सेप्ट किया, इंक्लूडिंग अमेरिका रिप्रेजेंटेड इन दैट कॉन्फ्रेंस। सिर्फ इंडिया इज द ओनली कंट्री विच दूसरा आपको समझना चाहिए, border dispute, China has borders with 14 countries. Some disputes have been resolved except for Bhutan and India. Now, if that be the case, definitely there is one country जो कि मतलब कम से कम with correct attitude, with a measured stance, diplomatic, economic and military is able to stand up. एक वर्जन जो कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ अब बॉर्डर डिस्प्यूट की बात नहीं है, ये जो इकोनॉमिक माइट है, जो GDP जिस तरह से बढ़ रहा है वो शायद लड़ाई है। उनको लगता है कि ये मार्केट बढ़ रहा है, हमारा कल को छोटा होगा, लिहाजा इसको कंटेन करो। ये एक वर्जन वहाँ से भी है। सर, टू बी फ्रैंक विद यू, इट इज़ अ गेम ऑफ, एज ही हैज ब्रॉट आउट, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। डेफिनेटली अगर आपका इकोनॉमिक्स बढ़ेगा तो उसी से पैसा आएगा आपका मिलिट्री दिसिंग के लिए। सो इट इज़ मिलिट्री पावर, economic power, industrial power, capability to develop roads, and everybody who a good wrestler likes to. Abhi aap supposing Federer wants to still prove he is the best in Wimbledon. Why does he go and play Wimbledon even today? Why is Novak Djokovic changed his coach? Okay. So anybody who is strong has to prove. So they want to prove themselves against India. ये परसेप्शन वॉर है, मैं आपसे पूछूंगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का आईडीए में। तो भारत और चीन के बीच में एक स्टैंड ऑफ, एक महीने से सिक्किम के करीब भारत चीन भूटान के ट्राई जंक्शन पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसमें भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। जिस तरह से रीडिप्लॉयमेंट हुआ है या कहें कि रीइंफोर्समेंट ऑफ ट्रूप्स हुआ है, भारत सरकार ने जिस तरह की चीज़ों को दिखाया है, एक रिजॉल्व दिखाया है और पीछे न हटने के संकेत दिए हैं। हालांकि बयान की तरफ से भारत की सरकार या भारतीय सेना की तरफ से जो एक तरह से कहें कि मर्यादा रखी गई है वो भी काबिल गौर है। ये रिस्पॉन्स किस तरह का रहा? और ब्रेक में जाने से पहले जो मैं आपसे कह रहा था, जो भी रस्साकशी जैसी स्थिति है, ये क्या वॉर्स ऑफ परसेप्शन है, दिखाने की स्थिति है आज के ज़माने में दोनों देशों की तरफ से? देखिए, जहाँ तक परसेप्शन की बात है, जिस प्रकार का एक जो भारत ने इस पूरे मुद्दे में स्टैंड लिया है,
तो एक परसेप्शन था कि आम जनता में परसेप्शन था, मैं सेनाओं में नहीं कहूँगा, लेकिन आम जनता में परसेप्शन जो था सन 62 के टाइम से 7 फीट टॉल चाइनीज सोल्जर वाला, उसमें थोड़ी कमी आई है। और एक जो यूपीए सरकार के दौरान मुझे याद है जब मालाबार एक्सरसाइज हो रही थी और हमने जापान और ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, सिंगापुर भी आना चाहता था और चीन ने उस पर ऑब्जेक्शन जताया और तुरंत उसके बाद भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम मालाबार एक्सरसाइज में सिर्फ अमेरिका से करेंगे, ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, और बाकी देशों को कहा गया कि नहीं, हम आप मत आइए। जबकि अमेरिका चाहता था कि दूसरे देशों को भी इन्वॉल्व किया जाए, बाकी देश भी इच्छुक थे, जापान भी इच्छुक था, वो नहीं हो पाया। अभी आप देखते हैं कि भारत सरकार ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन वो एक्सरसाइज भारतीय जल सीमाओं में ही हो रही है। हाँ। इंडियन ओशन में अभी कल या परसों उसकी 10 तारीख से वो उसका उद्घाटन हो जाएगा चेन्नई में, और उसके बाद इंडियन ओशन में तीनों नौसेनाएं एक्सरसाइज करेंगी। हो सकता है आगे चल के और भी वो देश जो कि चाहते हैं कि चीन को चुनौती देना, वो इसमें और भी जुड़ेंगे। आप देखिए आज या कल की खबर है कि वियतनाम ने भी साउथ चाइना सी में जो भारत को जो परमिशंस दी थी ऑयल एक्सप्लोरेशन की, उनको उसने कहा है कि हम दोबारा करेंगे। तो एक तरह से परसेप्शन ये भी टूटा है कि चीन को चुनौती नहीं दी जा सकती। वो एक ग्लोबल लेवल पे भी परसेप्शन टूटा है कि नहीं। और आप इसीलिए देखिए कि जो लोग इतने खामोशी से पहले जब इनकर्जन और ट्रांसग्रेशन की घटनाएं होती थी, भारतीय मीडिया में बढ़ चढ़कर उनको रिपोर्ट किया जाता था, चीन की तरफ से यही कहा जाता था कि अरे अपना मीडिया संभाल लीजिए, और हमने कोई और बहुत ज्यादा बोलते थे तो यही कहते थे कि हमारी तरफ से इनकर्जन नहीं है जी, हम तो अपनी जमीन पर बैठे हैं। लेकिन आप ये देखिए, दे आर रैटल्ड, वो बौखला गए हैं। जो माइटी ड्रैगन की जो इमेज थी वो परसेप्शन टूटा है, वो वीक ड्रैगन हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से खत्म हो गया या उनके माइट को चैलेंज हो गया, लेकिन परसेप्शन में जो आपने बात की, उनका परसेप्शन थोड़ा नीचे आया है। मैं एक वैसी बात नहीं करूंगा आपसे कि युद्ध की स्थिति हो जाए क्या, लेकिन जो उधर से खबर आई कि भारत को सबक सिखाने चाहिए, भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने, अरुण जेटली ने जो कहा कि 2017 ऑफ इंडिया इज नॉट द इंडिया ऑफ 1962। ये तो बात कह सकते हैं कि आज का भारत तो मिलिटरली काफ़ी सक्षम है और उस तरह का नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला। मतलब ये तो देखिए, जो हमारे जो नेशनल पावर है, कॉम्प्लेक्स नेशनल पावर है, जैसे उसने बताया, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी संभाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें बात क्यों करनी है लड़ाई की? बाकी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें, लाइक ऐसे जियो इकोनॉमिक्स भी है उसमें, जियो पॉलिटिक्स है, जियो स्ट्रेटजी तो है ही है। तो अगर एक फेस ऑफ हो रहा है तो हम जंप करें कंक्लूजन्स को, तो कंक्लूजन जंप करना नहीं चाहिए। वो अभी देखिए इतने दिन हो गए हैं तो अभी ठीक ही चल रहा है। लेकिन अगर ये कहना कि 62 वाली आर्मी है, वो नहीं है बिल्कुल, ना एयरफोर्स ना नेवी है, बहुत स्ट्रांग है हमारे, और हम अपने आप को डिफेंड करने के बिल्कुल काबिल हैं, हर लेवल पे काबिल हैं, हर जगह काबिल हैं। तो उस काबिलियत में किसी को शक नहीं होना चाहिए। उनकी जो सेनाएं हैं, देश की सेना हमारी बहुत मजबूत है, और हम बीच में सुनते रहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, वो हर सेना में कमियां होती हैं। 100% एमिनेशन वगैरह किसी के पास नहीं होता है, लेकिन हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अपने डिफेंस के लिए बहुत मजबूत है हम, और हमारे डिफेंस से मजबूत है। एक चीज़, क्या आपको लगता है कि जो भी स्थिति पिछले 3 सालों में बदली है सरकार के आने के बाद, थोड़ा असर्टिवनेस जो आई है, वो फॉरेन पॉलिसी में हो या फिर हमारे डिफेंस एक्विजिशन जो हुए हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, डीपीपी है 2016 की है, क्या इसकी वजह से भी दुनिया में, क्योंकि दुनिया में एक बड़ी खबर है कि इंडिया इस समय बड़ा पैसा खर्च कर रहा है अपने हथियारों पर, एक बाइंग स्प्री में, इजराइल से इतना जो हुआ, अमेरिका के साथ हो रहा है, रशिया के साथ भी मेंटेन कर रहे हैं, एंड दैट मे बी द कंसर्न फॉर द चाइना एंड पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक चाइना। देखिए, यू आर स्टैंडिंग अप टू चाइना, and if you are standing up means what? You not only in the Doklam plateau, but you are standing up economically. आप जो है हथियार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप जो है एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चर, आपका तेजस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप what you call even in the defense field, people like Saab has given that Shekatkar committee report, which itself is an improvement on even, मतलब जो हुआ है
डिफेंस मिनिस्ट्री जिसको हम कहते हैं कि मतलब एक तो DPP 2016 निकला, उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फिर साहब का ये शिकायतकर कमेटी विच इज अगेन गोज इनटू द कंप्लीट थिंग हाउ टू इकोनोमाइज ऑन ऑल दिस एंड ऑप्टिमाइज, आई विल नॉट यूज द वर्ड इकोनोमाइज. तो आई थिंक ऑल दिस इज डेफिनेटली बीइंग एनालाइज. हम चाइनीज के जनरल्स लोग मिलते रहते हैं, उनके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिलते हैं, दे आर डेफिनेटली कंसर्न दैट इंडिया इज अ बिग इशू. और आखिरी चीज, लुक एट द गट्स ऑफ इंडिया. इंडिया बोल रहे हैं प्लीज यू आर स्टिल नॉट टेलिंग चाइनीज कंपनीज जो इधर है टू गो बैक. यू आर नॉट टेलिंग देम वो कुछ रास्ते बना रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर गोइंग ऑन. उन्होंने अभी भी एक रेलवे का जो है उन्होंने टेंडर दिया है हाई स्पीड रेल का फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई. वी आर नॉट टेलिंग दैट. जापान बोल रहा है नहीं, ऑल हाई स्पीड रेल शुड बी डन ओनली बाय अस, क्योंकि हम ये क्या अहमदाबाद टू मुंबई कर रहे हैं. But we are not saying that. As a matter of fact, the Japanese have been insisting कि हमारा ही चलेगा. We are not telling, we are accepting the Chinese these things. तो हमारे तरफ से, so that itself shows your strength कि आप डर नहीं रहे हो. You are prepared to accept. So जो आप 3 साल में किया है, it is giving you the strength to accept China. But does it go very right, what you call it, straight and clear and loud and clear to the China कि भैया ये इंडिया बड़ा measured और अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा है और ना डर रहा है और ना पैनिक कर रहा है. सर जैसे मैं आप लोग को बोलता हूँ, मैं शायद एक कम इंडियन है जो कि चाइना में ट्रेन से गए हैं. अच्छा, मैं आपको कह सकता हूँ इंडिया का जो आप शायद इन इंडिया वी आर वेरी कैजुअल कि हमारे देश के बारे में कि कुछ हो रहा है, बोल रहा है. बट अगर चाइना को ले, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इंडिया. आप अगर अमेरिका में जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी जगह जाए, अगर वो चीज़ अच्छा चल रहा है, 2 किस्म के लोग आपको मिलेंगे, उनके ही अमेरिकन पॉपुलेशन, एक इंडियन, दूसरा है चाइनीज़. अच्छा, जो चाइनीज़ जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं, वो सब चाइनीज़ गवर्नमेंट के तरह से स्पॉन्सरशिप है. और जो इंडियन जा रहा है यहाँ से, वो अपना व्हाट यू कॉल अपना ही मतलब एफर्ट से जा रहा है. सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट द इंडियन ब्रेन. और साहब जानते हैं UN फोर्सेस में भी जो इंडियन आर्मी का ऑफिसर का इज्जत है, लेट मी टेल यू, इन एनी UN ऑर्गेनाइजेशन या डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन आर्मी का ऑफिसर है, उसको रिस्पॉन्सिबल काम अगर किसी को देना है, वो अमेरिकन को, वो इंडियन ऑफिसर को दिया जाएगा. साहब वे मी आउट. क्या खबर आगे, मतलब खबरों के हिसाब से देखा जाए तो भी ये चल ही रहा है, लेकिन इसकी परिणति कैसे देखते हो? दूसरी बात है कि भारतीय सेना में जिस तरह का बदलाव है, उसने ताकत बढ़ाई है, छवि भारत की बढ़ी है पिछले 3 सालों में, जो सरकार ने कदम उठाए हैं. देखिए, मतलब जो भारत की छवि के बारे में जनरल साहब ने बताया, भारतीय सेना की छवि तो शुरू से ही बहुत बुलंद रही है. बड़े बड़े युद्ध हमने जीते हैं. कुछ शुरुआती दौर में जब भारत आज़ाद हुआ शायद तब कुछ सेटबैक्स थे, 62 में भी सेटबैक था, लेकिन उसके बाद से आप देखिए तो हमारी छवि बढ़ी ही है. छोटी मोटी जो इस तरह की कमियों की बात की जाती है, तो अभी आप पिछले 3-4 साल में आप देख लीजिए, काफ़ी मतलब जो माउंटेन स्ट्राइक कोर और जो चीन के साथ जो सीमाएं हैं, वहाँ जो हमने तैनाती की है. जैसे अभी चीन बात कर रहा है कि हमने तिब्बत में नए टैंक का परीक्षण किया है, लेकिन हमारी तरफ से किसी ने ये नहीं कहा कि हमने भी सिक्किम में टैंक्स की तैनाती की है और लद्दाख में हमारी पूरी ब्रिगेड बैठी हुई है. किसी ने ये नहीं कहा. तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है. और परिणति तो जैसा कि जनरल भाटिया ने भी कहा कि ये आखिरी नहीं है, आगे भी होते रहेंगे, और जो आगे भी होंगे, ये भी जल्दी मामला सुलझ जाएगा. क्योंकि चुमार में हुआ था, जब उससे पहले डेप्सांग प्लेन्स में हुआ था, तो यही था कि कब खत्म होगा. लेकिन इसी तरह से दोनों सेनाएं चुपचाप बातचीत करती हैं, अपने कुछ आगे पीछे होने की आपस में सहमति बनती है और वो मामला सुलझ जाता है. वैसे आपकी नज़र में मीडिया के हिसाब से देखें या आपने जो देखा, ये करने का पीछे वजह क्या है? वो जैसे कुछ मीडिया में खबर ये थी कि इस समय मोदी जी अमेरिका जा रहे थे ट्रंप से मिलने के लिए, और इंडिया का जो अमेरिकन झुकाव आजकल है उसकी वजह से उनको परेशानी हो रही थी, और वहाँ का मीडिया भी इसको रिपोर्ट करता है. वो रीज़न है या कुछ और मिला जुला के भी रीज़न है? अगर आप देखें तो इसी पूरे इस इंसिडेंट के दौरान जो चाइनीज़ मीडिया से एक स्टेटमेंट निकला कि मोदी इस तरह की हरकतें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रंप को खुश करना चाहते हैं. हाँ. तो भारत की जब दोस्ती बढ़ती है
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भारत का दर्जा बढ़ा है, और जो प्रधानमंत्री का आप अगर देखें जिस प्रकार से पूरी इजरायली कैबिनेट स्वागत करती है, और इसराइल में मतलब अद्वितीय स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का। ये भारत, ये इस तरह नहीं है। इसराइल भी बहुत समझदार देश है और उसे भी पता है कि किसको कितनी इज्जत देनी है। सिर्फ एक 83 लाख जनसंख्या का देश है, लेकिन वो दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज। ठीक बात। वो आपको इज्जत वो आपका मुंह देख के इज्जत नहीं दे रहा है। वो जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये 1 करोड़ भारतीयों की इज्जत वो कर रहा है, तो उसे भी पता है, लोग दुनिया को भी पता है कि भारत की क्या कुव्वत है और कितनी क्षमता है और क्या कर सकता है। तो ओके, आखिर में एक सवाल आपसे कि भारत इजराइल समझौते अगर होंगे कितना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसकी हम मिलिट्री माइट की और उसकी टेक्निकल जो नो हाउ है उसकी बात करते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पर रिस्पॉन्स मिला इंडिया को। देखिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है खासतौर से वेपन्स इक्विपमेंट में हमारे लिए ज़रूरी है। हाई एंड टेक्नोलॉजी भी है, बाकी भी है, हमारे पहले भी उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारे बड़े स्टडी से पार्टनर्स हैं वो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए पिछले 3-4 साल में क्या हुआ, 3 साल में क्या हुआ है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, जो मिलिट्री माइट है, अभी दुनिया ने हमें रिकग्नाइज़ किया, हमारे इकोनॉमिक माइट को रिकग्नाइज़ किया है। तो अभी हमें उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है ये हो जाएगा, लेकिन वी शुड होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। वो हमने गार्ड नहीं नीचे कर सकते हम हाँ वो नहीं कर सकते। एग्री, और I totally agree कि we have to be fully prepared and we cannot let our guard down. Militarily we can't take any chance with China or Pakistan. ओके जी हाँ, तो ये स्थिति है कि हम कोई भी ऐसा चांस नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 3 सालों में देखा जाए तो बहुत कुछ स्थिति बदली है, वो चाहे भारतीय सरकार की तरफ से लिए गए कुछ कदम हो, भारतीय सेना की तरफ से कदम हो, भारत की इज्जत दुनिया में बढ़ने की बात, जैसा कि अजीत अभी बता भी रहे थे कि जो एक दखल बढ़ी है, जो इज्जत बढ़ी है, जो रुतबा बढ़ा है, वो भी अपने बात में, और भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से जो स्थिति दी गई है, ऐसा भी पिछले हाल फिलहाल के सालों में कम देखने को मिला था। भारत ने एक तरह का रिजॉल्व, लेकिन बड़ा है मेजर्ड रिजॉल्व दिखाया है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि डिप्लोमेटिक लेवल पर ये जो तनाव है, जो फेस ऑफ है, जो स्टैंड ऑफ है, वो खत्म हो। आईडीए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बहुत धन्यवाद अजीत स्टूडियो में आने के लिए। जनरल आपको भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मुझे आपके लिए। तो आईडीए में आज इतना ही, हमको दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।